हेलो हेलो हेलो। कल हमने एक एक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम था फेमा। क्या नाम था? फॉरेन एक्सचेंज। कल मैंने आप लोगों को समझाया था कि फेमा क्यों आया। जल्दी देखो, इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, बाहर कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बाहर से लोन लेते हैं, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। इन्होंने कहा कि हम सारे ट्रांजैक्शन को दो हिस्सों में ग्रुप कर देंगे, या तो वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा या वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है। ये दो ट्रांजैक्शन होंगे, ठीक है, और करने वाले दो लोग होंगे, या तो वो करने वाला पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होगा PRII, या वो होगा पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया PROI। तो या तो PRI होगा या PROI होगा। इसके बाद हम लोगों ने बात करी इन चार चीजों के ऊपर ये एक्ट टिका हुआ है। और भी बहुत चीजें हैं, लेकिन आपके कोर्स में ये पूरा एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। मैंने आप लोगों को बताया ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका प्रीएम्बल पढ़े तो क्या पता चलता है हमें कि एक्ट क्यों लाया गया। इट इज एक्ट हैज बीन पास्ड इन पार्लियामेंट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द एग्जिस्टिंग एक्ट, जिसका नाम था फेरा। तो जो फेरा था उसको कंसोलिडेट करके अमेंड करके ये फेमा लाया गया, वो था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, और ये है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। रेगुलेशन हटके मैनेजमेंट होने का मैंने तुम्हें रीजन बताया क्या था, ठीक है, कि हम लोग इतने सारे फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन करते हैं। और मैंने आपको कल ये भी बताया कि ये एक्ट पुराने वाले एक्ट से बेहतर है, ठीक है। उसमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी, इसमें उल्टी प्रिविलेज दी गई है कि आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हो कर लो, ये ट्रांजैक्शन कर रहे हो। तो वो एक पूरी लिस्ट में पढ़ाऊंगा कि करंट अकाउंट के कौन से ट्रांजैक्शन अलाउड है कि इसमें परमिशन लेनी पड़ेगी, कैपिटल अकाउंट के कौन से ट्रांजैक्शन अलाउड है और किसमें परमिशन लेनी पड़ेगी, करने वाला PRI है कि PROI है, इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। अगर हम लोग देखें तो ये डेफिनेशन का पार्ट मैंने कल शुरू किया। ऑथोराइज पर्सन मैंने तुम्हें बता दिया तीन लोग होते हैं, ऑथोराइज डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग। वेरी गुड, ये ऑथोराइज डीलर होता है। कैपिटल अकाउंट, इसके ऊपर लंबी चौड़ी चर्चा कल अपन लोगों ने करी, ठीक है। एक बार फिर रिपीट करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी ने कल पूरा वीडियो ना देखा हो जल्दी से सुन लेना, ये सबसे सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। मैंने कहा था कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन दो लोग कर रहे हैं, एक कर रहा है PRI, एक कर रहा है PROI। तो ये कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन करता है जिससे एसेट्स और लायबिलिटी ऑल्टर हो रही है, ठीक है, जो कहां पर है? आउटसाइड इंडिया है। और ये कोई ऐसे ट्रांजेक्शन कर रहा है जिससे एसेट और लायबिलिटी ऑल्टर हो रही है, जो कहां पर है? इनसाइड इंडिया। तो वो ट्रांजेक्शन क्या कहलाएगा? और चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये पता लगना क्यों जरूरी है कि ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट है कि कैपिटल अकाउंट। ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन है सर, इतना डिटेल में क्या पढ़ा रहे हो कि करंट अकाउंट ये है, कैपिटल ये है। ये आगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों ये पता लगना जरूरी है कि ट्रांजैक्शन करंट है कि कैपिटल, ठीक है। मैंने आप लोगों को कल ये भी बता दिया था कि ये दोनों अपोजिट चलेंगे। जैसे एसेट और लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया है और बंदा रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। यहां बंदा रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है लेकिन एसेट लायबिलिटी इंडिया में है, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। अब पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, एसेट लायबिलिटी भी इंडिया में है, तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं होगा। पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, एसेट लायबिलिटी भी आउटसाइड इंडिया है, तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं होगा। मतलब अपोजिट होने चाहिए, बंदा इंडिया का, प्रॉपर्टी बाहर की, बंदा बाहर का, प्रॉपर्टी इंडिया की। बोलो वापस से, बंदा इंडिया का, प्रॉपर्टी बाहर की, बंदा बाहर का, प्रॉपर्टी इंडिया की, अपोजिट चलेंगे तो ही वो ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगा? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कुछ एग्जांपल भी दिए थे, जैसे मैंने न्यूयॉर्क में बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, आमीन तो बोलो, ठीक है। तो मैंने न्यूयॉर्क में बिल्डिंग खरीदी, क्या है ये? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। मैंने स्टेट बैंक ऑफ युगांडा से लोन ले रखा था, चुका दिया, कैपिटल अकाउंट। ये लोन क्या है? लायबिलिटी। मैंने कोई यूरोप में बिल्डिंग खरीदी, फिर क्या है ये? कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एसेट को बढ़ा रहा है। मैंने मैकडोनल्ड के शेयर खरीदे, एसेट को बढ़ा रहा है, क्या है ये? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। लेकिन मैंने यहां दिल्ली में बिल्डिंग खरीदी, तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। लेकिन दिल्ली में बिल्डिंग खरीदी AB डिविलियर्स ने, तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। दिल्ली में बिल्डिंग खरीदी बराक ओबामा ने, तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। दिल्ली में बिल्डिंग खरीदी प्रियंका चोपड़ा ने, वो रेसिडेंट इन इंडिया है? हाउ वुड यू नो, ठीक है। निक जोनस ने खरीदी, चलो, है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, निक जोनस ने खरीदी, तो
है ना, क्योंकि वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। लेकिन अभी मैंने तुम्हें ये नहीं पढ़ाया है कि कौन पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होता है और कौन आउटसाइड इंडिया होता है, इसकी चर्चा अभी आज करनी है। यहां तक हम लोग कल बात कर चुके, एकदम क्लियर है ना। ये चीज दिमाग में छप जानी चाहिए, आगे तक काम आएगी। फिर बोल रहा हूं ये 4 पिलर है हमारे इस चैप्टर के, करंट, कैपिटल, पीआरआई, पीआरओआई। तो पीआरआई है तो एसेट लायबिलिटी का होनी चाहिए आउटसाइड, पीआरओआई है तो एसेट लायबिलिटी इंडिया में होनी चाहिए। और याद रखना, एसेट लायबिलिटी को अल्टर कर रहा है तो ही कैपिटल अकाउंट है, अगर एसेट लायबिलिटी को अल्टर नहीं कर रहा तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है, फिर वो करंट अकाउंट है। ठीक है, आगे अब कुछ और डेफिनेशंस आएंगी इसमें। आज जो पढ़नी हो करंट अकाउंट की डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कल कैपिटल, बाकी छोटी छोटी सी है। करेंसी का मतलब क्या होता है, यहां देखो करेंसी मतलब क्या है, जिस भी देश में आप रहते हो वहां के करेंसी नोट्स। करेंसी नोट्स मतलब आपके देश का लीगल टेंडर। मैं इंडिया में रहता हूं, मेरा लीगल टेंडर रुपीज है, तो रुपी मेरे लिए करेंसी नोट्स है। अब करेंसी नोट्स के अलावा बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर, इन सबको हम करेंसी में मानते हैं। तो देखो करेंसी इंक्लूड फर्स्ट ऑफ ऑल करेंसी नोट्स। करेंसी में क्या आएंगे, करेंसी नोट्स का क्या मतलब है, कॉइन, बैंक नोट्स और आपके देश का लीगल टेंडर। और लीगल टेंडर हमारे देश का अभी कॉइन और बैंक नोट। तो ये करेंसी नोट किस में आएंगे, तो मतलब इसमें और भी कुछ आएगा, करेंसी में करेंसी नोट्स भी आएंगे, पोस्टल, मनी ऑर्डर, चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट, ट्रेवलर्स चेक, क्रेडिट कार्ड, इन सबको हम लोग किस में मानते हैं, करेंसी में मानते हैं। आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो वो करेंसी है, बिल्कुल है। और यहां पे अभी एक यूपीआई भी जोड़ लो, तो अगर आपके यूपीआई वॉलेट में पैसे हैं तो वो भी क्या है, करेंसी, क्योंकि इसने कहा है और सिमिलर इंस्ट्रूमेंट नोटिफाइड बाय आरबीआई, और आरबीआई ने यूपीआई को भी नोटिफाई कर रखा है, तो वो भी अभी किस में आ गया भाई साहब, करेंसी में आ गया। फोन पे, गूगल पे, ये भी सब, फोन पे तो रखें क्या, नहीं फोन पे तो रख लो, पेटीएम का अभी थोड़ा डिस्प्यूट है, ये सब किस में आएंगे, आपके करेंसी में आएंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, इसके आने के चांस कम है। आगे आओ अब, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, जैसे कल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पढ़े थे, तो वो क्या हो गए अब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। देखो यूजुअली कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को छोड़ के जितने भी ट्रांजैक्शन है वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। मतलब कि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो एसेट लायबिलिटी को अल्टर नहीं कर रहा, इनकम और एक्सपेंस को अल्टर कर रहा है, तो करंट अकाउंट हो गया। मतलब एक तरीके से कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बैलेंस शीट वाली आइटम हो गई, और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन पीएनएल वाली आइटम हो गई। कौन सी हो गई, जैसे मैंने यहां से इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करके माल मंगाया, डॉलर में पेमेंट करी, तो इंपोर्ट करने से मेरी कोई एसेट नहीं बढ़ी, कम नहीं हुई, सर स्टॉक बढ़ा तो सही, तो स्टॉक तो बेच दूंगा वापस। एसेट की डेफिनेशन क्या है, कम से कम 12 महीने होल्ड करो, करूंगा मैं 12 महीने होल्ड। अब आप बोलोगे सर आप स्टॉक को 12 महीने होल्ड कर सकते हो ना, नहीं बिका तो। नेचर ऐसी थी क्या आपने इंपोर्ट इस इंटेंशन से किया था कि 12 महीने तक बेचूंगा ही नहीं, ये इंटेंशन नहीं था ना आपका। लेकिन मैंने न्यूयॉर्क में बिल्डिंग खरीदी तो इंटेंशन क्या था कि उसे कम से कम 12 महीने अपने पास रखूंगा। तो जैसे अभी मैंने अकाउंट्स में बोला, इंटेंशन देखना है, नेचर देखना है, तो मैंने इंपोर्ट करा, माल एक्सपोर्ट करा, इससे ना तो मेरी एसेट बढ़ी ना कम हुई, तो ये ट्रांजैक्शन कौन से ट्रांजैक्शन है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। मैं बाहर घूमने गया ट्रैवलिंग के लिए, वहां पे भी मुझे फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ी, मैं बाहर मेडिकल के लिए गया, मैं बाहर इलाज करवाने के लिए गया अपना, मैं बाहर पढ़ाई करने के लिए गया, क्या इससे एसेट लायबिलिटी अल्टर हुई, तो ये अकाउंट ट्रांजैक्शन कौन से है, करंट अकाउंट। मेरी फैमिली बाहर रहती है, मेरी पूरी फैमिली मान लो दुबई रहती है, उनको रेमिटेंस के लिए मैं पैसे भेजता हूं, मैं कमाने के लिए यहां आया हूं, या मैं यहां कमाता हूं लेकिन मेरी फैमिली बाहर है, तो मैं उनको रेमिटेंस के लिए पैसे भेजता हूं, क्या एसेट लायबिलिटी बढ़ी कम हुई, नहीं, तो ये भी क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो इसने डेफिनेशन में क्या करा, पहले तो ये लिख दिया जो कैपिटल अकाउंट नहीं होते वो करंट अकाउंट होते हैं। फिर क्या करा, थोड़ा और क्लैरिफाई करने के लिए उसने खोल के बताया भी सही कि देखो ये करंट अकाउंट होता है, इंपोर्ट के जो ट्रांजैक्शन है वो क्या होते हैं, करंट अकाउंट, एक्सपोर्ट के क्या होते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं वो क्या होते हैं, बाहर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो तो कैपिटल अकाउंट है, लेकिन उस पे आने वाली इनकम क्या है, करंट अकाउंट है। जैसे बाहर मैंने प्रॉपर्टी खरीदी वो कैपिटल अकाउंट है, लेकिन उस प्रॉपर्टी पे मुझे रेंट आता है वो क्या है, करंट अकाउंट। मैंने बाहर शेयर्स खरीदे मैकडोनल्ड के, वो तो कैपिटल अकाउंट है, लेकिन उसके ऊपर डिविडेंड आता है तो वो क्या है, करंट अकाउंट। ठीक है, ये सब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, अब बच्चों 1 मिनट रुको, फिर लिखना तुम आराम से। करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट होने के लिए मैं तुम्हें फेमा पढ़ा रहा हूं, बेसिक मत भूल जाना, ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में होना चाहिए। अब मैंने यहां पे ही मेरे बच्चे को पढ़ाया तो वो कुछ भी नहीं है, वो तो यहीं का ट्रांजैक्शन है।
लेकिन वही बच्चे को मैं वहां बाहर इंग्लैंड में पढ़ा रहा हूं तो करंट अकाउंट बन जाएगा। मैंने यहां मेरी मम्मी को घर खर्ची दी, वो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी बाहर रहती है, उनको वहां घर खर्ची दी इंडिया के बाहर, तो वो करंट अकाउंट है। तो करंट अकाउंट पढ़ने से पहले ये क्लियर रखना अपने दिमाग में कि दोनों पार्टी में से एक तो बाहर का होना ही चाहिए या ट्रांजैक्शन बाहर होना चाहिए। इंडिया में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस पर इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी है ही। इसका नाम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। फॉरेन एक्सचेंज का इन्वॉल्व होना जरूरी है, मस्ट है। समझे मेरे बच्चों? देखो जरा, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मींस, इसमें देख तो बेटा दिख रहा है बराबर, कौन से होते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस अदर देन, इसमें इसका काम चल जाता, लेकिन ने कहा कि अदर देन लिखेंगे तो जो कैपिटल में नहीं आ रहा वो सब आ जाएंगे करंट में। तो जो कैपिटल में नहीं आ रहा, मैं मेरी मम्मी को 5,000 रुपए दे रहा हूं, ये कैपिटल में आ रहा है तो फिर ये करंट है? बोलो ना। मैंने दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदी, ये कैपिटल में आ रहा है, फिर ये करंट है? तो ये तो बहुत वेग हो जाता अगर ये ऐसा लिख देते कि जो कैपिटल नहीं होता वो। ढंग से समझाया इन्होंने कि भैया जो कैपिटल नहीं होता वो करंट है, एंड इट इंक्लूड्स, क्या होते हैं इनमें? पेमेंट ड्यू इन फॉरेन ट्रेड। जब मैं फॉरेन ट्रेड बोलता हूं तो इसमें दो चीजें आती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और अदर बिजनेस ट्रांजैक्शंस, सर्विसेज देना लेना, टेलीकॉम की सर्विस ली बाहर से, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करी बाहर से, ये सर्विसेज ली। शॉर्ट टर्म बैंकिंग, बहुत सारे इंडिया के ऐसे इंपोर्टर एक्सपोर्टर है जो क्रेडिट बाहर से लेते हैं, वो भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में आएगा। क्रेडिट बाहर से लेते हैं, हाँ ऐसे लोग हैं, अमेरिका से लोन लेते हैं, चाइना से लोन लेते हैं, ठीक है, मिल भी जाता है उनको, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस को देखकर। तुम लोगों ने बिजनेस में पढ़ा है, लेटर ऑफ क्रेडिट लगाना पड़ता है, LOC वगैरह, उसके बाद मिल जाती है ये सब फैसिलिटी। तो ये सब भी किस में आएंगी? करंट अकाउंट में। क्रेडिट फैसिलिटी लिया आपने, ठीक है, और इंटरेस्ट की पेमेंट करिए क्योंकि लोन लिया है आपने तो इंटरेस्ट तो मिलेगा, देना पड़ेगा, या फिर कोई इनकम इन्वेस्टमेंट करिए, उससे आपको कोई इनकम आ रही है, या आप रेमिटेंस भेजते हो अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को, उन बच्चों को जो इंडिया के बाहर रहते हैं, या कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस करते हो जिसमें आप फॉरेन घूमने जाते हो, एजुकेशन के लिए जाते हो, मेडिकल के लिए जाते हो, तो वो सब भी किस में आएंगे? करंट अकाउंट। यहां अगर ये इतना सा लाइन लिख देता अदर देन कैपिटल तो सही नहीं बैठता वो, इसलिए ये सब लिखना इसको जरूरी था, ठीक है। कुछ सवाल जवाब करेंगे अब। क्वेश्चन कैसा बनेगा सर इसका? 100% इसका क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा कि वो ट्रांजैक्शन लिख के दे देगा और आपको पहचानना है करंट है कि कैपिटल है, ठीक है, और बहुत गौर से आपको अच्छे से पढ़ना है उसको ये पहचानने के लिए। फिर आगे चल के ये भी पढ़ाऊंगा कि करंट है तो उसमें क्या क्या अलाउड है, और कैपिटल है तो उसमें क्या क्या, और किस किस में RBI की परमिशन लेनी पड़ी, और कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन जो अलाउड ही, मतलब ये तो आप कर ही नहीं सकते, प्रोहिबिटेड है। क्या? हाँ बेटा, अभी यहां पे अकाउंट्स वाली एसेट नहीं लगानी है वैसे तो, ठीक है, क्योंकि अकाउंट चलती है डबल एंट्री सिस्टम पे। अब तुम उस हिसाब से सोचोगे तो हर चीज एसेट है, क्योंकि स्टॉक बेचूंगा तो माल पैसा आएगा मेरे पास, कैश बढ़ेगा, कैश एसेट होती है, और स्टॉक को बेचा मैंने तो स्टॉक कम हो गया तो एसेट कम हो गई, ठीक है, वो वाला लॉजिक नहीं लगाना है यहाँ पे, ठीक है। एसेट मतलब फिक्स एसेट्स जो आपकी 12 महीने से ज्यादा आप उसको होल्ड करते हो, वो वाली एसेट्स, समझ गए बेटा। तो अब कुछ सवाल जवाब करते हैं। मिस्टर स्टेफन फ्लेमिंग, मिस्टर स्टेफन फ्लेमिंग न्यूजीलैंड से इंडिया आए, और इंडिया में BCCI ने उन्हें अपना कोच अपॉइंट किया, इंडियन क्रिकेट टीम का क्या अपॉइंट किया? कोच अपॉइंट किया। तो क्योंकि वो इंडियन टीम के कोच है तो अब उन्हें इंडिया में ही रुकना है। अब यहां से उनको जो भी सैलरी आती है वो अपने घर वालों को न्यूजीलैंड भेजते हैं उनके पालन पोषण के लिए। कौन सा ट्रांजैक्शन है और क्यों है? किस में आ गया ये? थर्ड पॉइंट में आ गया ये। किस में आ गया? रेमिटेंस फॉर लिविंग एक्सपेंस ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन हु आर लिविंग आउटसाइड। इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। आए वो बाहर से हैं, कोच बन के कमा यहां रहे हैं, पैसा आएगा अपने घर वालों को रेमिट कर देंगे, रिवर्स करते हैं, ठीक है।
हमारे परमेश को, ठीक है, युगांडा की टीम ने कबड्डी का कोच अपॉइंट किया वहाँ पे, ठीक है, युगांडा की नेशनल कबड्डी टीम में परमेश को एज अ कोच अपॉइंट किया गया है। तो परमेश युगांडा गए और वहाँ पे उनको जो भी सैलरी मिलती है 340 रुपये 56 रुपये, ठीक है, तो वो परमेश 356 रुपये यहाँ अपनी फैमिली को भेजते हैं पालन पोषण के लिए, ठीक है। तो वो पैसे कहाँ आएंगे और कौन सा ट्रांजैक्शन है? वो भी करंट अकाउंट है। चुन्नू, रीजन करंट अकाउंट क्यों है? हाँ, अच्छा, इसलिए है, फॉरेन ट्रांजैक्शन है, और उससे उसकी एसेट या लायबिलिटी इंडिया में अफेक्ट। अब अगर वो हमारा परमेश, तू बताना बेटा मुर्तज़ा, 356 रुपये की जगह 3,56,00,000 रुपये भेजता, ये उसकी सैलरी है वहाँ पे एक महीने की, परमेश की कबड्डी की, ठीक है, तो ये यहाँ भेजता 3,56,00,000 रुपये, तो फिर वो क्या होता? तब भी वो करंट अकाउंट होता, क्योंकि वो क्या भेज रहा है? सैलरी भेज रहा है। क्या भेज रहा है? भेज रहा है, ठीक है। अब ये बंदा, मुझे ये बताओ, आप लोगों को ये पढ़ाया था कि जो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होता है वो प्रॉपर्टी खरीदे बाहर, तो वो क्या होता है? कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ये तो अभी तो उसने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है, दोनों में इसने क्या भेजा? रेमिटेंस भेजा। अब तीसरा केस, इसी में तीसरा, बराबर सुनना, ये एग्जांपल बहुत काम के, ये सब ये क्वेश्चन है, एग्जांपल नहीं है, इसी तरह क्वेश्चन आएंगे। और अभी अगर अब तुम सही जवाब दे रहे हो, इसका मतलब तुमने कंसेप्ट को पकड़ लिया है बराबर, ठीक है। तू बोलना बेटा आरोही। अब इसको 3,56,00,000 रुपए मिले युगांडा से एज अ सैलरी, और इसने वो पैसे, इसको यहाँ फैमिली भी नहीं भेजे, इसकी फैमिली है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो इसने 3,56,00,000 रुपए का यहाँ पे एक सिटी मॉल खरीद लिया कोटा का, ठीक है, सरकार बेच रही थी या जिसका भी था वो बेच रही थी, इसने खरीद लिया, अब फ्रंट पेमेंट कर दी 3,56,00,000 रुपए, और वो एसेट, वो सिटी मॉल इसका हो गया, किसका? परमेश राजपूत का। क्या है ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। परमेश तू बता, ये भी कैपिटल है, तू बोलो भाई, किसी का कोई अपोजिट व्यू हो तो बोलो। अरे रुको, डोंट डिस्कस, कि मैंने तो ये पूछा किसी का कोई व्यू अलग हो तो बताओ मुझे। सिद्धार्थ भाई कुछ बोल रहे हैं, हाँ भाई, वो IOI क्या होता है ये? आपने कहा बताया ये PRI है कि PROI है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा है ये। मैंने कहा बताया ये PRI है कि PROI? ये चर्चा तो बाकी रही, ठीक है। तो अगर ये PRI है और ये इंडिया में ही एसेट खरीद रहा है तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ये PRI है कि नहीं है ये अभी मैंने तुम्हें नहीं बताया है, बिल्कुल। हाँ, बेनिफिट ऑफ डाउट परमेश है, इसलिए तुम अभी इसको PRI मान लो, ठीक है, ठीक है, क्योंकि तुम परमेश को जानते हो, कोटा में ही रहता है, रेसिडेंट ही होगा, ठीक है, लगता युगांडा जैसा ही है ये, ठीक है, लेकिन अभी इसको मान सकते कि ये इंडिया का ही है, रेसिडेंट है। लेकिन अगर ये रेसिडेंट नहीं होता तो ये ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, समझ गए ना? तो पूरा आंसर क्या है कि ये जो मॉल इसने खरीदा है ये ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट है अगर ये PROI है। अगर ये PRI है तो ये ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है। अब एक और सवाल मेरा, शुभी, अगर ये PRI है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, मैं एकदम आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, है ना, एकदम, क्योंकि ये मेरे को पता है इन टॉपिक का कितना रिलेवेंस है आगे चल के, मुझे एकदम घोट घोट के पिलानी है चीज तुम्हें। तो अगर ये बंदा इंडिया का रेसिडेंट है और इसने वही सिटी मॉल खरीदा है, तो आपने कहा ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है, तो फिर क्या ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है?
अगर ये रेसिडेंट है विद इन इंडिया हो रहा है, फेमा एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, और अगर मान लो ये इंडिया का ही रेसिडेंट, अब केस 4 इंडिया का ही रेसिडेंट है, इंडिया का ही है, ये 3,56,00,000 रुपए इसने भेजे हैं अपने घर वालों को, घर वाले इंडिया में रहते हैं, ये तो वही युगांडा में रहता है, फिर ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। भेजा है तो रेमिटेंस है तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। अगर भेजा है तो रेमिटेंस है, फिर उसमें कुछ नहीं देखना, क्योंकि भेजा है तो बाहर से ही भेजा होगा। अब बाहर ये क्या है क्या नहीं, उससे इसकी आइडेंटिटी से मतलब, पैसा यहां आया है ना, और रेमिटेंस है तो वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। क्योंकि मैंने इस डेफिनेशन में तुम्हें पीआरआई या पीआरओआई का कोई जिक्र, देखो क्या पढ़ा है मैंने यहां पे, अदर देन कैपिटल, एक तो कैपिटल नहीं होना चाहिए, ठीक है, विदाउट प्रीजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग ट्रांजैक्शन, मतलब इनकी जनरलिटी को बिना नुकसान पहुंचाए, मतलब अगर ये जनरल पार्लेंस में हुए हैं तो इट इंक्लूड क्या क्या आता है इसमें, पेमेंट ड्यू, जो फॉरेन ट्रेड में आप पेमेंट करते हो, बैंकिंग या क्रेडिट फैसिलिटी यूज करते हो, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हो, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंस भेजते हो अपने पेरेंट्स, स्पाउस और चिल्ड्रन को, या कहीं बाहर घूमने जाते हो एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए, या किसी और रीजन से अपने पेरेंट्स, स्पाउस और चिल्ड्रन के साथ, या अकेले, कैसे भी अकेले जा रहे हो तो भी लगेगा, क्योंकि यहाँ तो बच्चा बढ़ ले पेरेंट्स स्पाउस, तो जब मैं पेरेंट्स स्पाउस चिल्ड्रन का एक्सपेंस अलाउ कर रहा हूं बाहर का, तो खुद का नहीं करूंगा क्या, तो खुद का तो ऑब्वियस ही है कि मैं बाहर घूमने जा रहा हूं तो अलाउड है ही, वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में आएगा। पेरेंट्स के साथ, स्पाउस के साथ, चिल्ड्रन के साथ जा रहा हूं तो भी अलाउड है, समझ गए। तो ये ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में है, यहां कहीं पीआरआई पीआरओआई का जिक्र नहीं है, तो ऑब्वियस है कि ये ट्रांजैक्शन करने वाला पीआरआई ही होगा, क्योंकि अगर बंदा भी पीआरओआई है, बाहर का बंदा है, हमारा नहीं है, और वो बाहर किसी को ट्रांजैक्शन भेज रहा है, रेमिटेंस भेजा, तो हमें क्या लेना देना, अगर वो बाहर का बंदा है तो हमें क्यों वो रेमिटेंस भेजेगा, ठीक है। हमारा बंदा बाहर जाएगा काम करने, तभी तो वो यहां हमारी फैमिली को क्या भेजेगा, या फिर हमारा बंदा बाहर घूमने जाएगा तो ही उसे फॉरेन एक्सचेंज का जरूरत, तो वो सारे ट्रांजैक्शन क्या कहलाएंगे, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। हाँ बेटा, सर अगर वो मतलब जैसे परमेश अपने घर वालों को भेजता है जो रेमिटेंस है, और इसके घर वाले कोई अगर असेट खरीदते तो सर वो क्या होगा, वो इंडिया का ट्रांजैक्शन है, उस पर फेमा एप्लीकेबल, क्योंकि इनके घर वाले जब यहां खरीदेंगे तो वो पहले डॉलर को रुपए में, जैसे इसके घर वालों को मॉल खरीदना है तो वो डॉलर में थोड़ी खरीद सकते हैं, तो जो परमेश ने डॉलर भेजे वो पहले उसको क्या करवाएंगे, एक्सचेंज करवाएंगे, और फिर रुपए में खरीदेंगे, और जो ट्रांजैक्शन रुपए में हो गया वो तो फेमा एप्लीकेबल ही, से फेमा को लेना देना, एक तरफ तो फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ू, ठीक है, तो भी क्या होगा, तो भी लोन लेके यहां भेजा तो यहां घर वालों के पास पैसे आए, डॉलर आया, कुछ भी आया, तो वो पहले रुपए में कन्वर्ट होगा। अब उस रुपए से वो घर वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उससे कोई मतलब, और तुम्हें सर भी पढ़ाएंगे, उस पर इनकम टैक्स भी नहीं लगता, उस पर इनकम टैक्स भी नहीं लगता। जैसे आजकल अगर अभी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि सीए करने के बाद बहुत सारे लोग अभी बाहर जॉब के लिए जाते हैं, उससे क्या होता है, जॉब तो यहाँ इंडिया में भी करनी है, ठीक है, इनिशियल लेवल पे सब जॉब करते हैं, तो अभी एक ट्रेंड चला है कि सिंगापुर जाते हैं, दुबई जाते हैं, क्योंकि दुबई में जब से जीएसटी आया वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 2017 में ही जीएसटी आया है तो वो लोग इतना समझते भी नहीं है, ठीक है। तो मेरा भाई खुद दुबई में, तो मेरे को बहुत बार बताता रहता है, भाई यहाँ पे देख ये एक ऑफर निकला है, आजा तू ये, ठीक है। तो वो मेरा ऐसा है कि इंडिया छोड़ो, मेरे से तो कोटा ही नहीं छूटता, ठीक है। तो लेकिन अभी जो भी यंग सीए बन रहे हैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज़ बाहर है, तो लोग क्या करते हैं कि दो फायदे होते हैं। अब जैसे आप बाहर जा रहे हो, 24-25 लाख रुपए का मिनिमम पैकेज है, ठीक है, वहाँ गए आप, 4-5 लाख रुपए आपका खर्चा हुआ, 20 लाख रुपए आपने बचा लिए, उसे तुरंत यहाँ भेज दो, तुरंत प्रभाव से, उस पर कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। अब 5 साल आपने जॉब करी, 1 करोड़ रुपया आपका वहाँ बन गया, अब जब आप इंडिया आ रहे हो और वो 1 करोड़ रुपया कहीं लगा रहे हो तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं है, वो पूरा टैक्स फ्री है। तो आप 4-5 साल बाहर काम करके रेवेन्यू अर्न करके, और वो जितना भी रेवेन्यू होगा वो टैक्स फ्री होगा, वो जब आपने भेजा तब भी टैक्सेबल नहीं है, और अगर मान लो आपने यहाँ पे कोई बहुत बड़ी प्लॉट ले लिया, लैंड ले लिया, और कोई आ गए और पूछा ये पैसा कहाँ से आया, तो आप बता सकते हो ये वही 1 करोड़ रुपए जो मैंने बाहर से कमाए, तो वो आज भी टैक्सेबल नहीं। तो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी अभी है, अभी चल मत जाना, तो अभी इंटर करके जाना है, ठीक है, चलो। हाँ भाई, हाँ ओआई कौन है रे यार, ये पीआरओआई, पी बचा के तूने ऐसा क्या मतलब कर लिया, हाँ पीआरओआई ने बाहर है, आपने कहा ना पीआरआई आएगा, सिर्फ पीआरओआई भी तो आ ही सकता है,
हाँ देखो, ये एक बहुत बढ़िया केस इसने बताया कि भाई कोई PROI है, ठीक है, मान लो कि कौन है PROI, बराक ओबामा है। बराक ओबामा एक बार इंडिया घूमने आए थे तो उन्हें इंडिया का इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया लगा था, उन्हें लगा था यहाँ एकदम बढ़िया है, तो उन्होंने अपनी फैमिली को यहाँ भेज दिया कि ये सेफ़ है, बिल्कुल अमेरिका सेफ़ नहीं है, ठीक है तू, ठीक है। तो उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को यहाँ भेज दिया, लेकिन बराक ओबामा तो अभी अमेरिका में है, तो अगर वो यहाँ रेमिटेंस भेज रहे हैं अपनी फैमिली को तो क्या होगा। तो इसने इस पे से ये बात बोली कि आपने कहा ना यहाँ से PRI ही आ सकता है, वही अपनी फैमिली को यहाँ पैसे भेजेगा, PROI कैसे भेजेगा। तो इसने कहा कि भाई बराक ओबामा तो PROI है, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, लेकिन फैमिली उसकी इंडिया में रहती है, तो इसने केस बना दिया कि उसकी फैमिली भी यहाँ रहती है, वो बाहर का है और वो इसको यहाँ पालन पोषण के लिए पैसे भेज रहा है। ठीक है सिद्धार्थ, अब क्या होगा, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, हाँ रेमिटेंस आ गया ना, तो करंट अकाउंट है। बट ये जो तूने बोला ये क्या हो गया, ऑड वन आउट हो गया, बिल्कुल ठीक है। ऐसा होगा नहीं कभी कि बंदा बाहर रहता है लेकिन उसकी फैमिली को उसने यहां भेजा है, बाहर कमाता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि वो यहां ही का था, कमाने के लिए अभी बाहर गया है, ठीक है। हालांकि वो बाहर का भी है लेकिन वो पैसे यहां भेज रहा है अपनी फैमिली को, तो वो रेमिटेंस माना जाएगा और वो करंट अकाउंट में आएगा। इस पे से एक बात और कहूंगा बेटा मैं, कि जैसे वो यहां भेजेगा अपनी फैमिली को, वो बाहर का है, तो उसकी फैमिली को अपन यहां ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। मुसाफिर खाना थोड़ी है, हमारे यहाँ भी सिटीजनशिप के लॉज है, सब कुछ है। वो भेजेगा ये बढ़िया है यार इंडिया, यहाँ पे एक प्लॉट ले लो, यहाँ ये घर वर बना लो, तुम यहाँ रुको, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले उसे यहाँ की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो लेते ही वो फिर रेसिडेंट बन जाएंगे यहाँ पे। तो अभी अपन को रेसिडेंट की चर्चा करनी भी बाकी है कि कौन इंडिया का रेसिडेंट है और कौन इंडिया का रेसिडेंट नहीं। चलो आगे आओ। करंट अकाउंट समझ में आ गया, कैपिटल अकाउंट समझ में आ गया, एक्सपोर्ट समझाने की जरूरत नहीं है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है इंडिया के बाहर माल बेचना। तो ये बच्चों ऐसी डेफिनेशन है, इट मींस टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया एनी गुड्स, ठीक है। तो इंडिया के बाहर गुड्स लेके जाना, ये क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। और इंपोर्ट की भी डेफिनेशन 3 करोड़ की है, इंडिया के बाहर से माल इंडिया में लेके आना क्या होता है, इंपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये तो तुमसे पूछने से रहा। फॉरेन करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज क्या होते हैं, फॉरेन करेंसी में ही फॉरेन एक्सचेंज आते हैं, ठीक है। अरे फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन करेंसी आती है। फॉरेन करेंसी का मतलब तुम्हें मैंने बहुत बार बता रखा है, अदर देन होम करेंसी। मैं इंडिया में रहता हूं, मेरी होम करेंसी रुपी है, तो रुपी को छोड़ के जितनी भी करेंसी हो मेरे लिए क्या हो गई, फॉरेन। डॉलर, यूरो, पाउंड, सब क्या हो गए, फॉरेन करेंसी। तो इट मींस करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी। तो अब फॉरेन एक्सचेंज का क्या मतलब है, अपन लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट 12th में, तो उसमें अपन फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन करेंसी की बात करते हैं। लेकिन यहां पे बोला गया है कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब थोड़ा वाइडर है। फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन करेंसी तो आएगा ही आएगा, डॉलर, यूरो, पाउंड, और भी कुछ चीजें आएंगी। और क्या क्या आएंगी, कोई भी बिल, ड्राफ्ट, प्रोमिसरी नोट, ट्रेवलर्स चेक और एनी अदर चेक पेएबल इन फॉरेन करेंसी। क्या बोला मैंने बाद में, मतलब कोई भी चेक, कोई भी ड्राफ्ट, कोई भी प्रोमिसरी नोट, कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज जिसकी पेमेंट डॉलर में होनी है, तो वो भी अब फॉरेन एक्सचेंज है। और डॉलर तो फॉरेन एक्सचेंज है ही। तो मतलब जो इंडियन करेंसी है उसको छोड़ के जितनी भी करेंसी है वो तो फॉरेन करेंसी है, और फॉरेन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज में आएगी। तो फॉरेन एक्सचेंज में 2 चीजें आएंगी, एक तो फॉरेन करेंसी तो आएगी आएगी, डॉलर, यूरो, पाउंड वगैरह। लेकिन अगर कोई भी चेक, ड्राफ्ट, प्रोमिसरी नोट या इस तरह का इंस्ट्रूमेंट जो फॉरेन करेंसी में पे करना है हमें, वो भी फॉरेन एक्सचेंज माना फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के लिए। समझ में आया। इसमें एक पॉइंट और है, वो कवर करता हूं, पहले ये देखो। फॉरेन एक्सचेंज मींस फॉरेन करेंसी, इसमें फॉरेन करेंसी तो आएगी सही, और कोई भी तरह के डिपॉजिट्स, क्रेडिट पेएबल इन फॉरेन करेंसी, कोई भी तरह के ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक पेएबल इन, मतलब हर वो इंस्ट्रूमेंट जो पेएबल इन फॉरेन करेंसी है वो फॉरेन एक्सचेंज में आएगा। पेएबल किस में है, फॉरेन करेंसी। इसका एक अपोजिट वाला एंगल भी है। इसके तीसरे पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट जो किसी ऐसे बैंक ने ड्रॉ किया है जो इंडिया के बाहर है, पेएबल भले वो इंडियन करेंसी में है, तो वो भी फॉरेन एक्सचेंज माने, वो भी फॉरेक्स है। इसका मतलब समझाता हूं। जैसे मैंने अर्चिता को कोई माल बेचा और अर्चिता ने कहा, मैंने कहा देख ये माल की पेमेंट मैं डॉलर में लूंगा, ठीक है। किस में लूंगा, डॉलर में, रुपीज में नहीं लूंगा। जैसे अभी हमारा एक फ्रेंड इंडोनेशिया से आ रहा था, तो इंडोनेशिया में एकदम प्योर गोल्ड होता है,
सबसे ज़्यादा गोल्ड की प्योरिटी इंडोनेशिया में और सस्ता भी बहुत होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने उससे कहा कि भाई तू हमारे लिए थोड़ा जो एक्सेप्टेबल लिमिट है उतना गोल्ड, उसका बहुत बार आना जाना रहता है, तो बोला भाई तू गोल्ड ले आना, ठीक है। तो उसको बोला हमने, तो उसने कहा कि भाई मैं लेता आऊँगा लेकिन मैं पेमेंट पूरी डॉलर में लूँगा, ठीक है, तब मैं रुपीज़ में नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे वहाँ पेमेंट डॉलर में करनी है। तो तुम मुझे रुपये में दोगे, मेरे को कन्वर्जन में दिक्कत आएगी, तो मैं पेमेंट सारी किस में लूँगा, डॉलर में लूँगा, ठीक है। तो मैंने कहा यार इतनी जल्दी डॉलर कैसे अरेंज होंगे, तो उसने कहा प्रॉमिसरी नोट बनवा ले बैंक में जाकर, तो लिख दे भाई इतने इतने टाइम में तो मुझे डॉलर देगा, ये होगा फलाना ढिमकड़ा, सील ठप्पे लगवा ले, 2 महीने 3 महीने बाद दे देना। तो 3 महीने बाद अगर मैं वो प्रॉमिसरी नोट बनवा लेता हूँ और पेमेंट 3 महीने बाद करूँगा, तो पेमेंट तो किस में करनी है, डॉलर में करनी है। अब मेरा दोस्त भी यहाँ का है, मैं भी यहाँ का हूँ, लेकिन पेमेंट डॉलर में होगी, तो वो डॉलर में पेमेंट होगी, तो वो प्रॉमिसरी नोट भी आज क्या कहलाएगा, फॉरेन एक्सचेंज कहलाएगा। ये बात लिखी हुई है पॉइंट नंबर 2 में, अभी पॉइंट नंबर 3 नहीं समझाया, ये पॉइंट नंबर 2 में लिखी हुई है, क्योंकि पेएबल किस में था, वो फॉरेन में। अब पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है कि अगर मान लो कोई चीज पेएबल तो इंडियन करेंसी में है, लेकिन जिसने वो ड्राफ्ट बनाया है वो फॉरेन का है, तो फिर वो भी फॉरेन एक्सचेंज माना जाएगा। उल्टा कर लेते हैं, अगर मैं बाहर घूमने गया, ठीक है, दुबई घूमने गया, अब दुबई में मेरे को पेमेंट करनी थी, तो दुबई में एक बंदा मिल गया, मैंने कहा यार भाई ऐसे ऐसे पैसे शॉर्ट पड़ गए हैं, परेशान हूँ और पेमेंट करनी है इधर, और आप इंडियन ही दिख रहे हो मुझे, तो थोड़ी हेल्प कर दोगे, मैं इंडिया जाके पैसे लौटा दूंगा। तो उन्होंने कहा देखो ऐसे मैं आपको जानता तो हूँ नहीं, एक काम करते एक प्रॉमिसरी नोट बना लेते हैं। प्रॉमिसरी नोट बना लिया वहीं के किसी बैंक से, और बोला आज आपने जितनी भी पेमेंट करी है वो दिरहम में इतनी हो रही है, 5000 दिरहम हो रहे हैं, और आज दिरहम का रेट चल रहा है 22 रुपये या 20 रुपये, तो 5000 इंटू 20 करे तो ये 1 लाख रुपया होता है। तो मैं आज ही आपको प्रॉमिसरी नोट लिख रहा हूँ, इस पर साइन करो, आप जैसे ही इंडिया पहुंचो तो चेन्नई में मेरी फैमिली रहती है, उसको 1 लाख रुपए का ड्राफ्ट बना के भेज देना। ये प्रॉमिसरी नोट अपन लिखते हैं, साइन वाइन करवा लेते हैं, बैंक से करवा लिया, नहीं कराओगे तो फिर इसके ऊपर आपकी जो पेनल प्रोविजंस होंगे वो आप जिम्मेदार हो। मैं कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल करवा लो। उसने मेरी मदद कर दी वहां पे, मैंने वो प्रॉमिसरी नोट लिखवा लिया। अब वो प्रॉमिसरी नोट मैं इंडिया लेके आ गया, पेमेंट किस में करनी है, 1 लाख रुपए उसकी घर वालों को कैश में देने, लेकिन वो प्रॉमिसरी नोट क्या कहलाएगा, फॉरेन एक्सचेंज। तो इसका ये मतलब है कि कोई भी ट्रेवलर चेक, ड्राफ्ट, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, कुछ भी ऐसी चीज जो इंडिया के बाहर ड्रॉ हुआ है, भले वो पेएबल इंडिया में हो, तो वो भी फॉरेन एक्सचेंज माना जाएगा। तो इसमें एग्जांपल लिख लो तुम, फॉर एग्जांपल बस छोटा छोटा लिख दो जिससे तुम्हें याद रहे, क्या, दुबई ट्रेवल, कैश शॉर्ट और बला बला बला, ठीक है। 1 मिनट रुक जा बेटा, 1 मिनट रुक जा, बस उसके ऊपर अभी आ रहा हूं मैं। और इसमें तुम एग्जांपल लिख लो कि कोई भी चेक जो मैंने इंडिया में ड्रॉ किया, इसमें तुम एग्जांपल लिख लो कौन सा वाला, वो इंडोनेशिया वाला, ठीक है, जहां पे मेरे दोस्त ने मुझसे क्या लिखवा लिया, प्रॉमिसरी नोट, लेकिन पेमेंट किस में करनी थी, डॉलर में, ठीक है। तो ये सब भी फॉरेन एक्सचेंज कहलाएंगे, ठीक है। हाँ बेटा आप पूछो। सर फिर तो यूपीआई जैसा भी दुबई में मतलब परमिशन मिल गई यूपीआई से अपन पेमेंट कर सकते हैं, तो सर फिर तो वो भी इसमें आएगा सर। क्यों, यूपीआई के अंदर तो तू, यूपीआई में तो ये परमिशन मिली है कि यूपीआई उन लोगों ने हमारा ये सॉफ्टवेयर खरीद लिया है, तो उनके यहाँ पे लोकल लेवल पे भी यूपीआई अब यूज होने लग गया। और इंडिया का कोई बंदा जाता है तो अभी मेरे फोन पे 20,000 रुपये पड़े हुए हैं, तो मैं उसको वहाँ दुबई में यूपीआई चलाऊंगा अगर, तो 20,000 रुपये में से मेरे बैलेंस कट जाएगा, तो पैसा तो मेरे रुपीज़ में से ही कट रहा है, इसमें कोई प्रॉमिसरी नोट भी नहीं है, बिल भी नहीं है, चेक भी नहीं है। ये तो ऐसा है कि वो पेमेंट में इंडिया में करता, वैसी की वैसी पेमेंट मैंने दुबई में कर दी, वो तो फॉरेन एक्सचेंज है ही नहीं, क्योंकि आपका बैलेंस यूपीआई में किस में से कटता है, आपके इंडिया के अकाउंट में से कटता है, इसमें फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व ही नहीं है। बस वो क्या करता है कि अगर डॉलर का रेट 22 चल रहा है, $1 की चीज खरीदी तो आपके अकाउंट में से 22 रुपए कटेंगे, आपने $2 की चीज खरीदी तो आपके अकाउंट में से 44 रुपए कट जाएंगे। बस पेमेंट तो किस में कट रही है, रुपए में ही कट रही है। क्लियर है बच्चों, ये आगे आते हैं फॉरेन सिक्योरिटी। सर जैसे आप इंडिया के बाहर घूमने जाते हैं तो लाइक क्रेडिट कार्ड में भी एक ऑप्शन रहता है ना कि स्वाइप करना है, तो आपके पास 2 मोड रहते हैं, तो आप इंडियन करेंसी में पे करो या फिर उनकी करेंसी में पे करो। तो अगर इंडियन करेंसी में पे करोगे तो शायद कोई दिक्कत ही नहीं होगी, और उनकी करेंसी में पे करोगे फिर वो फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है, फिर वो फॉरेन एक्सचेंज है। कोई भी चीज पेएबल इन फॉरेन करेंसी है तो वो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। इस डेफिनेशन से हमें ये समझ में आता है कि फॉरेन एक्सचेंज का दायरा
इस एक्ट में बढ़ा दिया गया है। हम 12th में जब थे तो हमें फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या समझ में आता था? फॉरेन करेंसी। क्या समझ में आता था? मैं बोलता भी था तुम्हें फॉरेन एक्सचेंज, तो तुम क्या समझते थे? डॉलर, यूरो, पाउंड। ये डेफिनेशन क्या बता रही है हमें कि हमने स्कोप को और वाइडर। अब ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कोई चेक, ऐसा कोई ट्रेवलर चेक, ऐसा कोई बिल ऑफ एक्सचेंज जो पेएबल फॉरेन करेंसी में, हम उसको भी फॉरेन एक्सचेंज मानेंगे। अब मान लिया उसको फॉरेन एक्सचेंज, तो क्या होगा? वो एक्ट में आगे आएगा कि अगर ये फॉरेन एक्सचेंज है तो फिर क्या होगा। डेफिनेशंस पढ़ा रहा हूं मैं अभी तुम्हें, जो आगे काम आने वाली है। नेक्स्ट, फॉरेन सिक्योरिटी। ये सिंपल है। अभी तक 9 में से जो काम की डेफिनेशन है जो मैंने बताई है, वो है कैपिटल अकाउंट की, एक करंट अकाउंट की, एक फॉरेन करेंसी की, फॉरेन एक्सचेंज की, ठीक है। और अब ये फॉरेन सिक्योरिटी, ये सिंपल है। कोई भी ऐसा शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिविडेंड जो आपने फॉरेन करेंसी में लिया है, किस में लिया है? ठीक है, और उसका रिडम्पशन इंडियन करेंसी में होगा, बट वेयर रिडम्पशन और एनी फॉर्म ऑफ रिटर्न सच एज इंटरेस्ट, डिविडेंड इज पेएबल इन इंडियन करेंसी, उसे हम फॉरेन सिक्योरिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैसे मैंने मैकडोनल्ड का शेयर खरीदा, पेमेंट डॉलर में करी, लेकिन जब मैकडोनल्ड डिविडेंड देगी तो वो मेरे अकाउंट में रुपीस में आएगा, ठीक है। किस में आएगा? रुपीस में। एप्पल का मैंने डिविडेंड खरीदा, पेमेंट मैंने डॉलर में करी है, लेकिन डिविडेंड किस में आएगा? रुपीस, इंडियन रुपीस में आएगा, तो वो क्या कहलाएगी? फॉरेन सिक्योरिटी। अब इसमें सुन लो एक बात, अगर मैंने पेमेंट भी रुपये में ही करी है, पैसा भी रुपये में ही आ रहा है, तो वो सिक्योरिटी फॉरेन सिक्योरिटी, उस पर एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे आजकल क्या होता है, हमने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि कोई भी सिक्योरिटी हम खरीदते तो अगर वो डॉलर में होती है ना, तो हमें डॉलर में पेमेंट नहीं करनी होती, वहीं पे उसका एक्सचेंज रेट लिखा हुआ जाता है, $1 80, तो इज इक्वल टू 80, तो आप 80 रुपये पेमेंट कर दो अपने अकाउंट से, तो कटेंगे 80। अब उस शेयर पे 8 रुपये डिविडेंड आना है, तो वापस 8 रुपये आ जाएंगे, कटेंगे भी 80, आएंगे भी 8, तो उसमें फॉरेन का कुछ इन्वॉल्व ही नहीं है, तो वो फॉरेन सिक्योरिटी। जबकि शेयर मैंने अभी भी मैकडोनल्ड का ही खरीदा है, शेयर मैंने अभी भी मैकडोनल्ड का ही खरीदा है, लेकिन पेमेंट मैंने फॉरेन करेंसी में नहीं करी है, तो फिर वो फॉरेन सिक्योरिटी नहीं है। तो फॉरेन सिक्योरिटी क्या होती है? कोई भी शेयर्स, कोई भी स्टॉक, बॉन्ड, डिविडेंड एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी, वो फॉरेन करेंसी में है, और इंक्लूड सिक्योरिटी, बट वेयर रिडम्पशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड वगैरह किस में दिया जा रहा है? इंडियन करेंसी में। अब एक सवाल का जवाब दो, मैंने मैकडोनल्ड का शेयर खरीदा $80 में, खरीदा मैंने फॉरेन करेंसी में है $80 में, उस पर डिविडेंड आता है $1, डॉलर भी फॉरेन करेंसी में ही आता है, कटे मेरे अकाउंट से $80, वापस $1 आ गए मेरे अकाउंट में। अब क्या है ये? फिर ये फॉरेन सिक्योरिटी है क्या? फॉरेन एक्सचेंज की बात नहीं कर रहा हूं, फॉरेन एक्सचेंज तो है, $80 जहां बोल दिया वो फॉरेन एक्सचेंज है, क्या वो सिक्योरिटी फॉरेन सिक्योरिटी है? बराबर सोच समझ के बताना। नहीं है। अब यही देखो, इसीलिए मैंने तुम्हें आईओएस पहले पढ़ाया था, यहां पे लिखा हुआ है कोई भी सिक्योरिटी, स्टॉक, शेयर्स, फलाना ढिमकड़ा जो एक्सप्रेस किस में है? एंड इंक्लूड, जो फॉरेन करेंसी में है, एंड इंक्लूड, इसमें वो चीजें भी आएंगी जो एक्सप्रेस फॉरेन करेंसी में है, लेकिन उसका डिविडेंड किस में मिल रहा है? तुमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन वालों को पकड़ लिया और ऑर्डिनरी छोड़ दिया, तो मतलब अगर मैंने डॉलर में ही पेमेंट करी है और रिटर्न भी डॉलर में आ रहा है, वो इस लाइन में कवर हो गया, एक्सप्रेस है फॉरेन करेंसी में। लेकिन कोई ऐसी सिक्योरिटी है जिसको एक्सप्रेस किया गया है फॉरेन करेंसी में, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए डिविडेंड किस में दिया जा रहा है? इंडियन करेंसी में, तो वो भी इंक्लूड होगा। इसीलिए डेफिनेशन कैसे शुरू हो रही है? एंड इंक्लूड, मतलब ये भी आएगा एंड इंक्लूड ये भी आएगा, तो तुमने सिर्फ ये वाला पकड़ा। तो अगर मान लो कोई ऐसी करेंसी है, सॉरी सुनो, कोई ऐसा स्टॉक है, शेयर्स है, बॉन्ड है, डिबेंचर है जो एक्सप्रेस है फॉरेन करेंसी में और उसकी पेमेंट इंडियन करेंसी में हो रही है, तो उसे हम फॉरेन सिक्योरिटी मानेंगे। लेकिन जो एक्सप्रेस है फॉरेन में, पेमेंट भी फॉरेन करेंसी में हो रही है, तो उसे तो फॉरेन सिक्योरिटी मानेंगे ही मानेंगे, उसे इंडियन मानोगे क्या? मैंने कहा कि अगर $80 मैंने लगाए और उन्होंने $8 दे दिए मुझे, तो तुम कह रहे हो उसे फॉरेन नहीं मानेंगे, क्या मानोगे फिर? इंडियन। दो ही तो ऑप्शन है, इंडियन या फॉरेन। आप मना कर रहे हो फॉरेन नहीं मानेंगे, फिर क्या मानोगे? वो भी फॉरेन है भाई। क्या इंडियन है कि पैसे भी इंडिया में लगाए,
डिविडेंड भी इंडिया में ही मिल रहा है, इंडियन करेंसी में ही मिल रहा है, तो फिर उसमें फॉरेन का कोई एलिमेंट, तो वो सिक्योरिटी फॉरेन सिक्योरिटी। ठीक है, समझिए बराबर। इंपोर्ट मतलब माल गुड्स इंडिया में लेकर आना। अब मुझे तुम्हें आज दो डेफिनेशन मेन समझानी थी, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। लेकिन उसके पहले पर्सन समझा देता हूं। पर्सन तो समझाऊं? तुम्हें मुर्सा सर ने पर्सन समझा दिया क्या? इनकम टैक्स में पर्सन की डेफिनेशन आई है तुम्हें अभी तक? नहीं आई है। रेसिडेंशियल स्टेटस तुम पढ़ रहे हो, अभी पढ़ रहे हो, पढ़ लिया? तो सुनो इधर, ये पर्सन की डेफिनेशन इनकम टैक्स से ही उठाई गई है। इनकम टैक्स में पर्सन का मतलब इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, और जो भी मोड ऑफ बिजनेस होते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सब पर्सन में आती है। तो उधर से ही ये पर्सन की डेफिनेशन है। पर्सन मतलब कौन? हमारे लिए पर्सन मतलब सिर्फ नेचुरल पर्सन होते हैं, यहां आर्टिफिशियल पर्सन को भी लिया जाता है, जैसे इंडिविजुअल, ये तो कौन है? नेचुरल पर्सन। HUF, कंपनी, ये कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन। फर्म, ये भी कौन है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये मुर्सा सर बताएंगे तुम्हें क्या होते हैं ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ। इनकम टैक्स से ली गई है, ठीक है, तो वहां पे आ जाएगा ये, ठीक है। और कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन जो इस कैटेगरी में नहीं आ रहा है, तो सर फिर क्यों? क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर अगर हमने कंपनी बोला है तो किसी विदेश में भी उसको कंपनी बोलते हुए क्या जरूरी नहीं है? कंपनी को बहुत सारी जगहों पे बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाता है। तो इसने कहा कि अगर जो इधर नहीं आ रहा है फिर भी वो है आर्टिफिशियल पर्सन, तो उसको भी पर्सन में इंक्लूड बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, भले उसका नाम विदेशों में कुछ भी हो, नाम से कोई मतलब, अगर वो आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें कहां आया? लेकिन वो भी क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन, तो वो भी पर्सन में आएगा। तो आर्टिफिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन, जो इस कैटेगरी में नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल बॉडी कॉर्पोरेट, जो इस कैटेगरी में नहीं आ रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो भी इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी क्या होते हैं? आर्टिफिशियल होते हैं, तो वो भी पर्सन में आएंगे। तो मुझे अगर तुम्हें PRI और PROI समझाना है तो पहले क्या बताना पड़ेगा? हु इज पर्सन। पर्सन कौन होता है? कौन कौन होता है एक बार फिर देखो, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एक थोड़ा एग्जांपल दे देता हूं एसोसिएशन ऑफ पर्सन का। जैसे अभी VC डाली तुम लोगों ने? VC सुना है? VC डालना क्या होता है? जैसे अभी मैंने कहा कि यार अपन लोग सब 5-5 हज़ार रुपये हर महीने उगाएंगे, 20 जने होंगे, पैसा आएगा, इन्वेस्ट करेंगे, फिर रिटर्न आएगा, चिट्ठी उछालेंगे, एक जने को एक बार में रिटर्न मिल जाएगा। फिर वो पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, फिर पैसा आएगा, रिटर्न डालेंगे, पैसा लगाएंगे और एक जने को मिल जाएगा। इस तरीके से रोटेशन घुमाएंगे, हर महीने पैसा डालेंगे, हर महीने चिट्ठी खोलेंगे, एक एक को पैसा मिलेगा। क्या अपन लोग सब पार्टनर है? क्या अपन लोगों ने कोई कंपनी खोली है? क्या अपन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जन्मे हैं? ठीक है, सारे नहीं है। क्या अपन इंडिविजुअल है? तो फिर अपन कौन है? एसोसिएशन ऑफ पर्संस। कौन है अपन लोग? या फिर एग्जाम्पल याद रखना। तो इस तरह के लोग भी इधर कवर है, वो भी पर्सन में आते हैं, ठीक है। और कोई भी एजेंसी, ऑफिस, ब्रांच, ओन एंड कंट्रोल, मतलब ये लोग अगर कोई भी एजेंसी यहां खोल रहे हैं तो वो पर्सन, जैसे मैकडोनल्ड है, हेड ऑफिस भले वहां है लेकिन एजेंसी यहां है, ऑफिस यहां है, ब्रांच यहां है, तो जितनी भी मैकडोनल्ड की ब्रांच तुम्हें दिखती है वो भी सब पर्सन मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? पर्सन। अब बच्चों अभी ये सिखा रहा हूं, वो पर्सन मानी जाएगी। अब पर्सन में वो PRI है कि PROI है, ये बाकी है अभी। लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि पर्सन में कौन, क्योंकि अगर मैं तुम्हें नॉर्मली पर्सन बोल दूं तो तुम पर्सन में सिर्फ इंडिविजुअल को ही काउंट करोगे। जितनी अंग्रेजी तुमने और मैंने पढ़ी है, तो इसको ग्रामेटिकल मीनिंग से नहीं समझना, टेक्निकल सेंस में समझना है। किस में समझना है? अगर मैं ग्रामेटिकल मीनिंग में बोलूं, तुम अगर लॉ नहीं पढ़ रहे हो तो किसी भी बच्चे से बाहर पूछना कि पर्सन कौन है, वो एक पर्सन जा रहा, ठीक है। और अगर वहां पे एक ऑफिस है, ये मैकडोनल्ड का ऑफिस है, तुम बोलोगे ये एक पर्सन है, वहां पे एक पर्सन, वो रहा एक पर्सन, मैकडोनल्ड, पागल हो जाएगा, ऑफिस हो तो कौन पर्सन है वहां पे, ठीक है। तो अगर अपन ग्रामेटिकल मीनिंग से समझेंगे तो पर्सन तो तुम सिर्फ वही समझोगे जो नेचुरल पर्सन होता है। इसलिए इनको समझाना जरूरी था कि हम पर्सन में इंडिविजुअल को भी लेते हैं, कंपनी को भी लेते हैं, BCC को भी लेते हैं, ACC को भी लेते हैं,
केसीसी को भी लेते हैं, केएफसी को भी लेते हैं, मैकडोनल्ड को भी लेते हैं, पिज्जा हट को भी लेते हैं, हमारे लिए सब पर्सन है। समझे? काफी आज के लिए, ठीक है, कल देखेंगे बाकी। धन्यवाद।